नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजी सेट पेपर 1 का पार्ट 23, जिसका नाम है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही हम देखेंगे इसके पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली का जो वीडियो डालेंगे उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप हमारा स्टडी मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपको पेपर 1 का पूरा फुल मटेरियल मिलेगा, अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमसे मटेरियल ले सकते हैं। ये मटेरियल हमारा PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। फुल कोर्स का PDF है 495 रुपीज़ में। विदाउट मैथ और रीजनिंग PDF कॉस्ट है 350 रुपीज़। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स देखिए कि शिक्षण भी प्रभावित होता है। बहुत सारे कारण हैं शिक्षण को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, आइए जानेंगे। पहले हम इसको विस्तार से देखेंगे कि है क्या, उसके बाद हम इसके कारण भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर लंबा ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं आपको जल्दी से कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षण को वेल्स द्वारा परिभाषित किया गया गतिविधियों के समूह के रूप में जो शिक्षकों को समझाने, समर्पण, प्रश्न करने, प्रेरित करने, उपस्थिति पर बात करने, कार्यों का रिकॉर्ड रखने, छात्रों की प्रगति और छात्रों की पृष्ठभूमि की जानकारी जैसे विषय पर ध्यान दिया जाता है। तो ये पहली बात तो है कि शिक्षण को किसने परिभाषित किया था, टीचिंग को किसने परिभाषित किया था। तो ये क्या था, वेल्स ने। उसने ये बताया था कि इसमें क्या है कि शिक्षण को कैसे शिक्षण में किन विषयों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षकों के समझाने के लिए, प्रश्न करने, प्रेरित करने, उपस्थिति पर बात करने, इनकी तमाम कार्य किससे संबंधित है, ये शिक्षण से संबंधित है। फेरल, जेपी और जेबी ओलिवेरा ये 1993 के थे। का मानना है कि शिक्षण को शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत को दर्शाते हुए तार्किक रणनीतिक कृतियों के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे किसी तरह के विषय पर काम करते हैं। शिक्षण में क्रियाशील तथ्यों और मान्यताओं को शामिल करना है। यह छात्रों की भागीदारी और उनके स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। एंड की देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जो छात्रों के बीच जो शिक्षक और छात्रों के बीच, देखिए इसमें बताया गया कि शिक्षण है क्या। शिक्षण क्या है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच जो आपसी बातचीत होती है, ठीक है, उसे कहते हैं शिक्षण। वो बातचीत किसके ऊपर आधारित होती है, जो किसी विषय के ऊपर आधारित होती है। इनकी कहने के बाद ये है कि छात्र और शिक्षक के बीच एक वार्तालाप हो रही है किसी सब्जेक्ट से संबंधित, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शिक्षण। शिक्षण के कई कारक, कक्षा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक हैं। कुछ कारक अधिक स्पष्ट हैं, जैसे भवन की भौतिक स्थिति या प्रौद्योगिकी की मात्रा। ठीक है ना, शिक्षा को प्रभावित करने में बहुत से कारक हैं। कुछ स्पष्ट होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं। देखिए, अन्य अधिक सूक्ष्म है और स्कूलों और जिले द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों से संबंधित हो सकते हैं। शिक्षण के कारण के बारे में इतना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि शिक्षक कक्षा में अच्छे वातावरण में सुधार और सृजन कर सकते हैं, ताकि सीखने को प्रोत्साहित और उत्तेजित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, शिक्षक यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षण के जो कारक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि शिक्षक कक्षा में अच्छे वातावरण में सुधार कर सकता है, सृजन करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है उसका पहला काम ये है कि वो जैसे क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको अच्छा बनाए, ताकि जो वो पढ़ाने जा रहा है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए
तो जो उसकी मेहनत है वो भी बच जाए। आप देखिए कि जैसे शिक्षक ने एक बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो एक पाठ जो है तैयार कर लिया, अगर वो अच्छा माहौल होगा वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, बच्चे इसको समझ पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं शिक्षण कारक को प्रपत्रों में विभाजित किया जा सकता है, इनकी शिक्षण को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले पहले कारक है व्यक्तिगत कारक। ठीक है, व्यक्तिगत कारक में क्या है, शिक्षक विश्वास और मूल्य, शिक्षक ज्ञान, शिक्षक का रवैया, शिक्षक अभिनिवेश, शिक्षक धारणाएं, शिक्षक स्व प्रभावकारिता और प्रेरणा, शिक्षक और पेशेवर अनुभव और मूल्यांकनों की समझ। देखिए व्यक्तिगत कारक में तो ये है कि इसमें शिक्षक का विश्वास है, मूल्य है, शिक्षक का ज्ञान है, शिक्षक का बिहेवियर जो रवैया है, शिक्षण धारणा, ये सब कुछ ये किसमें आते हैं, व्यक्तिगत कारक में। प्रासंगिक कारक कौन से हैं, स्कूल संदर्भ और आंतरिक कारक, आंतरिक नीति, आंतरिक विद्यालय सहायता, माता पिता का दृष्टिकोण, संस्कृति और सामाजिक वरीयता। ठीक है, ये कौन से प्रासंगिक कारक। व्यक्तिगत में तो हमने देखना है नॉलेज वगैरह, यहाँ पे देखा कि स्कूल माता पिता का दृष्टिकोण क्या है, स्कूल संदर्भ क्या है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट है बाहरी कारक। बाहरी कारक कौन है, जो बाहरी स्तर पर है, जैसे स्टेट यानी कि राज्य और स्थानीय शैक्षिक नीति पाठ्यक्रम डेवलपर, जो यानी कि जो स्थानीय शैक्षिक यानी कि जो जिला संबंधी है, जो राज्य संबंधी हो, कैसे कैसे पाठ्यक्रम तैयार करवाते हैं, जो है बाहरी कारक। देखिए संसाधन संबंधित कारक शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा तैयारी कार्यक्रम, समय और मुकुट पाठ्यक्रम, शिक्षक की काम करने की स्थिति और सामग्री और धन। ये देखिए ये संसाधन कारक है, जो संबंधित कारक है। तो हमने जाना है कि 4 कारक है, व्यक्तिगत कारक, प्रासंगिक कारक, बाहरी कारक और संसाधन कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 कारक होते हैं शिक्षण से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, ठीक है, जो निम्नानुसार है। तो देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा है ऊपर कि 4 कारक शिक्षण से संबंधित है, अब प्रभावित कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप हर काम के ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव तो पड़ता ही है ना, सभी पड़ता है। देखिए समाज पर पुलिस का प्रभाव है, प्रशासन का प्रभाव है, जिससे समाज में रहकर कोई गलत काम करने से बचता है। ठीक है, वो इस पर प्रभाव हो गया। आपके ऊपर किसका प्रभाव है, आपके माता पिता का, आपके शिक्षक का, आपकी सोसाइटी का, कि आप अच्छे नागरिक बने, है ना। इनके हर एक के ऊपर प्रभाव होता ही है। तो देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। तो पहला कारक है अनुशासन बनाए रखने की क्षमता। देखिए यह कारक प्रकट करना है कि क्या एक भावी शिक्षक कक्षा को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। यह उनके सत्तावादी या लोकतांत्रिक रवैये को भी सामने लाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर शिक्षण को कौन प्रभावित करता है, अनुशासन। आप ये मान के चलिए, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। शिक्षण को प्रभावित 2 ही तरीके से किया जा सकता है, एक होता है सकारात्मक जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, एक होता है नकारात्मक जिसे कहा जाता है नेगेटिव। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह से शिक्षण को प्रभावित किया जा सकता है। तो मैं आपको एक पॉइंट के दोनों तरीके बताऊंगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए पहला पॉजिटिव पॉइंट है, ये है अनुशासन के लिए कि मान लीजिए क्लास में शिक्षक आ गया है पढ़ाने के लिए, अब वो क्लास में अनुशासन बना के रखेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, तो जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि इसमें शिक्षक अपनी बात कह पाएगा, बच्चे ध्यान से सुन पाएंगे, तो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आ जाएगा, उनको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया सकारात्मक पहलू। अब नकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें होएगा कि अगर शिक्षक अपने क्लास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसको बनाने में सक्षम ना हो, तो वो जितना मर्जी अच्छा लेसन तैयार करके आया हो, जितना मर्जी अच्छा पाठ पढ़ा रहा हो, बच्चे अगर सुन नहीं पा रहे तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे, जिससे नकारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पहलू हो गए। आप शिक्षण, ठीक है फ्रेंड्स, आप कभी भी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कोई भी कार्य देखिए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू देखिए, आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है गतिविधि। देखिए गतिविधियाँ कौन सी हैं, गतिविधियाँ यह जज करने के लिए हैं या ये जानने के लिए हैं कि उसके या उसके सामने आने वाली किसी भी स्थिति, कार्यवाही या काम से शिक्षक कितनी दूर और इच्छुक है। यानी कि गतिविधि से ये देखिए कि एक स्थिति सामने आती है कि बच्चे कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं। आप देखिए कि
जो एक्टिविटी है शिक्षक जो बच्चों को क्लास में करवाता है वो घर से काम करने के लिए भी देता है कि ताकि बच्चे अपनी स्टडी से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो गतिविधियाँ ये जज करते हैं कि बच्चे इसको कितना पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक की बातों को कितना समझ पा रहे हैं, शिक्षक का पढ़ाया पाठ को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता। देखिए यह कारक यह देखना है कि क्या एक आकांक्षी शिक्षक ऐसे सभी विचारों और परिस्थितियों के अनुकूल है जो उसके पेशे की भावना और प्रकृति के विपरीत नहीं है। अनुकूलनशीलता है कि क्या इसमें देखा जाता है कि जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है क्या वो उसके पेशे से संबंधित है। इनकी मान के चलिए कि अगर मैथ का शिक्षक है, गणित का शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, कि क्या वाकई वो उसका सब्जेक्ट है। अगर होगा, उसके अनुकूल होगा तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। यानी कि अगर जो उसको सब्जेक्ट दिया गया है क्या उसकी उसमें शिक्षक उसको पढ़ा पाएगा, अच्छे से पढ़ा रहा है, क्या उसका वह विषय है। अगर होगा क्या उसके अगर होगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर उसका विपरीत होगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। आप ये देखिए कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में अच्छा है तो वो मैथ्स नहीं करवा सकता, मैथ वाला पॉलिटिकल साइंस नहीं करवा सकता। इसलिए शिक्षकों के लिए क्या होता है, अनुकूलनशीलता, यानी कि जिसमें जिसकी मास्टरी हो उस शिक्षक को वही जो है वो सब्जेक्ट देना चाहिए जिससे वह अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सके। तो है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। सबसे अहम बात है ये, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में एक समूह में या स्कूल के बाहर या उसके बाहर की ज़रूरतों, प्रकृति, समस्याओं, व्यवहार के प्रति शिक्षक का रवैया शामिल है। यह दिखाने के लिए जाता है कि एक शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि बच्चों के प्रति दृष्टिकोण होना जरूरी है कि जो बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, यानी कि उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, उनका क्या व्यवहार है, इसमें देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर बच्चों का दृष्टिकोण है यानी कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कुछ पाठ्यक्रम नहीं समझ आ रहा, तो शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर शिक्षक ये कह दे कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया आप अच्छे से करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताइए, है ना, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, उससे क्या होगा कि छात्र बेधड़क होकर सब कुछ सीख लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बच्चे शिक्षक से पूछ लेंगे। अगर शिक्षक कहे कि आज मेरे से कोई पूछे मत या उसका व्यवहार अच्छा ना हो तो बच्चे कभी भी सीख नहीं पाएंगे, उनकी जो समस्या है वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण भी देखना ज़रूरी है जो शिक्षण को प्रभावित कर सकता है या करता ही है। नेक्स्ट है शिक्षक का अनुभव। सबसे ज़रूरी बात है कि शिक्षक का अनुभव शिक्षण को भी प्रभावित करता है। बढ़ते शिक्षण अनुभव के बाद शिक्षक जानकार हो सकते हैं और कई नई चीज़ सीख सकते हैं और छात्रों को साझा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक का अनुभव बहुत ज़रूरी है। अगर एक अनुभवी शिक्षक होगा, एक अनुभवी शिक्षक होने से क्या फ़ायदा है कि जो वो बच्चों को बहुत अच्छे से करवाएगा। जो बुक में लिखा है, जो किताब में लिखा है वो तो उसको कराएगा, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता रहेगा जो बच्चों को हमेशा ही काम आएंगी। एक अच्छे शिक्षक का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर शिक्षक के पास अनुभव होगा, उसका नॉलेज होगी, वो सिर्फ किताब के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो बच्चों को अच्छी नॉलेज दे देगा जो बच्चों के काम आएगी। जो बच्चों के साथ साझा करेगा तो बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। संस्थान की प्रशासनिक नीतियाँ। देखिए प्रशासनिक नीतियाँ शिक्षण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक अपने तरीके से निर्देश देना चाहते हैं लेकिन प्रशासनिक नीतियों की अनुमति नहीं है, इसलिए पढ़ाने की आवाज़ बंद हो सकती है और क्लासरूम में शिक्षण का प्रभाव धीमा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए संस्थान की प्रशासनिक नीतियाँ ही यानी कि जो बुक में लिखा है, अगर शिक्षक कहे कि मैं बुक से बजाय थोड़ा सा अपनी तरफ से करवाऊँ तो वो करवा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसा सिलेबस में होता है वैसा ही बच्चों को करवाना पड़ता है, उतना ही करवाना पड़ता है, फालतू नहीं करवाना होता है। इससे क्या होता है कि प्रशासन की जो नीतियाँ हैं वो हो जाती हैं। चाहे किताब में इतना इफेक्टिव प्रभावकारी ना दिया गया हो, शिक्षक बेहतर ढंग से करवा सकता है, लेकिन शिक्षक को मजबूर होकर संस्थान की बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए शिक्षण का प्रभाव जो धीमा हो सकता है। कक्षा गृह वातावरण यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए क्लासरूम या कक्षा गृह के वातावरण का प्रभाव शिक्षण और छात्रों पर भी पड़ता है। शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के बिना शिक्षण का भी प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि एकाग्रता कक्ष में रहती है और छात्र शिक्षक की आवाज़ सुनते हैं और शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षक की गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि कक्षा गृह जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कक्षा गृह का जो वातावरण है वो अच्छा होगा तो शिक्षक जो है वो आराम से अपनी बातों को कह पाएगा, बच्चे उसको सुन पाएंगे, एक एक बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर
ऐसा नहीं होता तो बच्चे कभी भी समझ में नहीं पाएंगे। निष्पक्षता, शिक्षक सभी छात्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करने के लिए निष्पक्ष है, ये जानने के लिए शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य को किस हद तक पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक के सामने चाहे बच्चा कोई भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी घर से हो, या अमीर हो गरीब हो, चाहे नॉलेज का स्तर जितना मर्जी हो, बच्चे सारे एक समान ही होते हैं। उसमें निष्पक्षता होनी ही चाहिए। अगर जिसमें निष्पक्षता नहीं है वो टीचर ही नहीं है, क्योंकि देखिए चाहे बच्चा जो मर्जी हो, जो छात्र जो मर्जी हो, उसके लिए एक समान होना चाहिए। अभी जैसे हम फ्री में कोचिंग स्टार्ट की हुई है हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, चाहे जो मर्जी छात्र हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, पीएचडी लेवल का हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए कोचिंग एक समान है, जो मर्जी वो पढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी निष्पक्षता। नेक्स्ट है पहल। देखिए, शिक्षक छात्र को सौंपा गया काम करने के लिए आराम नहीं कर सकता। शिक्षक नेतृत्व के लिए उत्साही, मेहनती और व्यवहारिक होंगे और केवल नए विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि पहल होनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक क्या करता है कि वो हर काम में लगा रहेगा। उसकी हमेशा एक ही ड्यूटी रहेगी कि वो बच्चे को अच्छे से अच्छा कराए। वो हमेशा उत्साह करेगा, मेहनत करेगा, व्यवहारिक तौर पर उसको समझाएगा कि ताकि बच्चे से अच्छे से जल्दी कर पाए। तो नेक्स्ट है विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक को विषय की जानकारी पर पूर्ण आदेश होना चाहिए, अन्यथा विषय की कम पूर्ण आज्ञा के साथ शिक्षण कक्ष में नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षक होता है उसको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। इनकी जो पाठ वो पढ़ाने जा रहा है उसके ऊपर उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर उसकी पकड़ नहीं होती, अगर वह भूल जाए या कुछ करवा ना पाए, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे के ऊपर। इसलिए शिक्षक को वही पाठ को चुनना चाहिए जिसमें वो करवा सके और अच्छे से करवा सके, यानी कि उसके सारे पहलू ही होने चाहिए। अगर बच्चे कोई सवाल पूछ ले उसका जवाब भी पहले ही तैयार होना चाहिए। इनकी सिंपल सी बात है कि विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप। देखिए, यह कारक शिक्षक के भौतिक दृष्टिकोण का दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि बंदा जो शिक्षक है वो अंदरूनी रूप से कैसे, उसका व्यक्तिगत रूप कैसा है, उसका नज़रिया कैसा है। व्यावसायिक सूचना, यह शिक्षक के शिक्षण के तरीकों, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के निर्देशों, मूल्यांकन तकनीकों, पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, छात्र के साथ व्यवहार पर निर्मित मान्यताओं और प्रतिक्रिया से संबंधित है। इनकी व्यवहारिक सूचना में क्या होगा, इसमें शिक्षण के तरीके आ जाएंगे, शिक्षण का माध्यम वो कैसे पढ़ा रहा है ना। तो जैसे मैं आपको जैसे पढ़ा हूँ यूट्यूब के जरिए, कई पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो शिक्षा के निर्देश कैसे हैं, किस तरह से पढ़ाना है। मूल्यांकन तकनीक इनकी कैसे समझ में आ रहा है, पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छात्रों के व्यवहार भी इसमें क्या आएगा, इसमें व्यावसायिक सूचना आ जाएंगी। तो शिक्षक छात्र संबंध जो है, देखिए ये जूट के लिए है, आप इसको काट दीजिए, जूट के लिए है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, एक शिक्षक छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम है और फिर भी छात्रों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने में सक्षम है। देखिए, शिक्षण छात्र संबंध बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों से बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए, बिल्कुल फ्रैंकली हो जाए, तो ना ही छात्र शिक्षक को शिक्षक समझेंगे। ठीक है, उसकी इज्जत भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक छात्रों का संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे पर हावी ना हो, है ना। बच्चों को उनके लेवल पर रखें, अपना प्रभाव बनाए रखें, यही शिक्षक छात्र संबंध है। आप ये देखिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर शिक्षक बच्चों को अच्छे से करवा दे पर उसका प्रभाव भी बना रहे, तो शिक्षक बहुत अच्छे से करवाएगा, बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अगर शिक्षक अच्छे से करवा रहा है पर फ्रेंडली बिहेव है तो बच्चे सीखेंगे नहीं, है ना। तो शिक्षण में नेक्स्ट है शिक्षण में कार्य प्रणाली। एक कुशल शिक्षक हमेशा छात्रों को तीन ई मतलब कि देखिए सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि जो एक कुशल शिक्षक है हमेशा छात्रों को 3 बातें बताएगा, सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षक बिना शिक्षक को मैं यह महसूस कराएंगे कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है। देखिए, शिक्षण में कार्यप्रणाली बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट वाले फ्रेंड्स आप काट देना, शिक्षक बिना वाली। ठीक है, प्रेरित करेगा तक करेंगे। शिक्षण में कार्यप्रणाली बहुत ज़रूरी है। शिक्षण में कार्यप्रणाली जो है वो सहजता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के साथ होती है। इसमें छात्रों को यही बातें सिखाई जाती है कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट है आर्थिक कारक। देखिए फ्रेंड्स,
शिक्षक और छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि शिक्षक के वेतन का उनके विचार स्तर पर प्रभाव। गरीब और अमीर छात्र भी आर्थिक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं और कभी कभी ये कारक प्रभावी शिक्षण पर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आर्थिक कारक भी हैं। अगर कोई छात्र, पहले छात्र बात करेंगे छात्र की, अगर छात्र जो है वो बहुत अमीर घर से है, जैसे कि उसको सारी फैसिलिटी है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, फ़ॉरेन जाके, बाहर विदेश में जाके पढ़ेगा, ठीक है, उसका स्तर थोड़ा अलग हो जाएगा। अब यही बात देखिए कि कई गाँव में स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा का स्तर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही है, आप जानते ही हैं। तो देखिए कि वहाँ पे अगर सीखने के लिए कुछ होगा नहीं तो छात्र जितना मर्जी पढ़ने के लायक हो वो उतनी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्रोत होंगे तो बच्चे जो छात्र हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे। स्रोत ना हो, उनका आर्थिक और वो गरीब हो, तो उसको अच्छे से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षक की बात करें तो अगर उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, तनख्वाह काफ़ी अच्छी है, तो वो भी अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। अगर उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है, उसको कम पैसे मिलते हैं, तो आर्थिक कारक जो है वो भी प्रभाव डाल सकता है। तो है माता पिता की विषय। इस कार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो छात्र पर लगातार तनाव चाहते हैं, तो कभी छात्र उस रैंक पर नहीं हो सकता है। इसलिए मानसिक रूप से वह अवसाद पैदा कर सकता है जो शिक्षक को प्रभावी शिक्षण रोक सकता है। तो फ्रेंड देखिए, माता पिता की अपेक्षाएं। अब बच्चे जो है, जैसे उनके ऊपर लेवल ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जैसे 10th के बाद देखिए कि बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो माता पिता का प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों का ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हाँ बच्चे को डॉक्टर बनाइए। तो बच्चा नहीं बनना चाहता, छात्र अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो फिर भी उसको माता पिता के कहने पर पढ़ाई करनी पड़ती है, बेमन से करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, टीचर तो अपनी क्लास को समझा देगा, पर जो बच्चा उसको कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। अगर छात्रों को छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से सीखें, तो वो बच्चे अपनी मर्जी से जो करेंगे उसमें वो सफलता हासिल कर लेंगे। तो इसमें माता पिता की अपेक्षाएं भी है जो बहुत प्रभावित करती हैं। तो बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको सीखने दें, जो नहीं सीखना चाहते उनको मत सीखने दें। इसलिए माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो आज हमने देखा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब इसे जान लेते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्न कौन से थे इसमें से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। जून 2015 क्वेश्चन था। तो देखिए, पहला है शिक्षक का ज्ञान, क्लासरूम गतिविधियों जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और अनुभव के माध्यम से सीखना। तो आंसर है सी, शिक्षक और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड देखिए, हमने आर्थिक पृष्ठभूमि तो पढ़ा था, वो हो सकती है आर्थिक कारक, पर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, इसमें सामाजिक जोड़ दिया गया, इसलिए ये आंसर ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता। कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश को प्रभावित करने वाले इंटरनेट और बाहरी कारक, सॉरी यहाँ पे इंटरनेट लिखा गया गलती से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे आंतरिक आएगा, जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आंतरिक आएगा ये। ठीक है, बाहरी कारकों के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इसका अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शोर। देखिए, अगर शोर होगा, नॉइस होगी, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बाहर शोर है ना, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से संबंधित है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, देश की समस्या, सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, पूर्ववर्ती राजनीतिक और शैक्षिक प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, शैक्षिक प्रणाली, यानी कि जो शिक्षण को प्रभावित करता है उसमें शक्तिशाली कारक है शैक्षिक प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने जाना कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर कौन से थे जो आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।